तो चलिए आज एक ऐसी सरकारी परियोजना की कहानी में चलते हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो ये पूरा मामला शुरू होता है जापान के फुकुशिमा के एक छोटे से कम आबादी वाले कस्बे कुनिमी से। अब सवाल ये उठता है कि 8,000 लोगों के इस छोटे से कस्बे को आखिर अचानक 12 नई एकदम हाईटेक एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पड़ गई। यही वो सवाल था जिसने एक बहुत बड़ी जांच की नींव रखी। और इन एम्बुलेंसेस को खरीदने के लिए कस्बे को पता है कितना पैसा मिला? करीब 43 करोड़ येन का एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया गया था। मगर सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? इतना पैसा खर्च होने के बाद भी ये एम्बुलेंस कभी सड़क पर उतरी ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो बस धूल फांकती रहीं। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे एक ऐसा सिस्टम जो असल में मदद करने के लिए बनाया गया था, उसे बड़ी चालाकी से हाईजैक कर लिया गया। देखिए, ये पूरा खेल एक खास तरह के टैक्स सिस्टम के इर्द गिर्द रचा गया, जिसे कॉर्पोरेट होमटाउन टैक्स कहते हैं। इसका मकसद तो अच्छा था, मतलब कंपनियों को छोटे शहरों के प्रोजेक्ट्स में दान देने के लिए बढ़ावा देना, और बदले में उन्हें टैक्स में बड़ी छूट मिलती थी। अब इस पूरी कहानी में 3 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था डोनर DMM.com ग्रुप, जो शुरू में गुमनाम था। दूसरी तरफ था सप्लायर बेल रिंग कंपनी, जो DMM की ही एक एम्बुलेंस बनाने वाली कंपनी थी। और इन दोनों के बीच में थी एक कंसल्टिंग फर्म वन टेबल इंक। तो ये हाईजैकिंग हुई कैसे? इसका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले DMM ग्रुप ने कुनिमी टाउन को 43 करोड़ येन दान दिए। फिर कंसल्टेंट वन टेबल ने शहर की मदद की प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस लिखने में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। स्पेसिफिकेशंस ऐसे बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ बेल रिंग की एम्बुलेंस पर फिट बैठते थे। नतीजा, पब्लिक बिडिंग बस एक दिखावा बनकर रह गई। पैसा तो चला गया, लेकिन कस्बे को न तो कोई किराया मिला, न ही गाड़ियों का कोई इस्तेमाल हुआ। अब कुनमी का ये जो मामला है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या का, जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह के मामलों ने जापान में एक नए शब्द को जन्म दिया है, कासो बिजनेस। इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां प्राइवेट कंपनियां जानबूझकर छोटे और कम संसाधनों वाले इलाकों को अपना निशाना बनाती हैं और सरकारी पैसों से अपना मुनाफा कमाती हैं। तो सवाल ये है कि ये मॉडल इतना कामयाब क्यों है? देखिए, इसकी वजह साफ है। सरकार टैक्स में इतनी छूट देती है कि कंपनियों का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। छोटे कस्बों के पास अक्सर एक्सपर्ट स्टाफ की कमी होती है, इसलिए वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए बाहरी कंसल्टेंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। और आखिर में होता ये है कि जनता की भलाई के लिए रखा गया पैसा घूम फिर कर प्राइवेट कंपनियों की जेब में चला जाता है। कासो बिजनेस के लेखक इसाओ योकोयामा इसे बहुत सटीक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो स्थानीय सरकारों की कमजोरियों का फायदा उठाता है, ठीक उसी तरह जैसे गरीबी का व्यापार गरीबों का शोषण करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इस मामले पर लोगों की नजर पड़ी तो इसके नतीजे भी सामने आने लगे। और फिर जो हुआ वो दिखाता है कि जब मीडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो क्या हो सकता है। 2022 में मीडिया ने इस अजीब-गरीब प्रोजेक्ट का पर्दाफाश किया। 2023 में कुनिमी टाउन असेंबली ने एक स्पेशल जांच कमेटी बना दी और 2024 तक आते-आते नेशनल गवर्नमेंट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इस प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन ही रद्द कर दिया। ये रिपोर्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि इसे जापान फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर वर्कर्स यूनियंस की तरफ से जर्नलिज्म अवार्ड भी मिला। ये एक बार फिर साबित करता है कि एक आज़ाद प्रेस कितनी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ कुनिमी टाउन तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जो कई जगहों पर फैली हुई है। ऐसे ही शोषण के मामले जापान के दूसरे छोटे कस्बों में भी सामने आए हैं, जैसे मियागी प्रांत का वातारी टाउन और होकाइडो का मुकावा टाउन। और भी कई मामले हैं जिनकी अभी जांच चल रही है। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का असली मकसद, यानी स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और पूरी पारदर्शिता रखना। और दूसरी तरफ है कासो बिजनेस की हकीकत, जहां सिर्फ निजी कंपनी का मुनाफा देखा जाता है, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए बाजार बनाया जाता है और पूरी प्रक्रिया को कंसल्टेंट्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है।
और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मलद कब हाईजैकिंग बन जाती है? और जब ये लाइन इतनी धुंधली हो जाए तो हम अपने समुदायों को ऐसे शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं?